नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दूंगा। चौंकाने वाली और हैरान करने वाली जानकारी होगी। कुछ ऐसा बताऊंगा आपको जिससे कि आपको कुछ सीक्रेट पता चलेंगे कि क्यों आज के समय में ओसीडी पर नई दवाएं नहीं बनती। पहले कुछ ऐसी दवाएं जो कि कई दूसरी बीमारियों के लिए बनी थीं, उनको ओसीडी पर या तो कभी टेस्ट ही नहीं किया गया या अगर किया भी गया तो बहुत थोड़े से लोगों पर ही रिसर्च करके उन शोधों को बंद कर दिया गया और उन दवाओं पर कभी कोई बड़ा शोध ना होने की वजह से उन दवाओं को कभी अप्रूवल नहीं मिला। 1980 और 90 के दशकों में ओसीडी के इलाज में एक क्रांति देखने में आई। दवाओं से ओसीडी का इलाज नए ढंग से होना शुरू हुआ। डॉक्टरों ने SSRI दवाओं से ओसीडी का इलाज करना शुरू किया, जिन्हें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। और जितने भी ओसीडी पेशेंट्स जिनको कि दवाओं से ट्रीट किया जाता था, डॉक्टरों ने ऐसा देखा कि करीब 60% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इन SSRI दवाइयों पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कि उनके लक्षणों में कमी आती है। धीरे धीरे 20-40 सालों में बहुत सा ऐसा शोध हुआ जो कि इन SSRI दवाइयों पर हुआ। शुरुआत की कुछ दवाइयों के बाद कई ऐसी दवाइयां बनाई गईं जिससे कि ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल्स को चेंज करने में मदद मिलती थी। कई नए नए केमिकल्स सजेस्ट किए गए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ओसीडी के बारे में तो डॉक्टरों की नॉलेज बहुत एडवांस हो गई, पर दवाओं के मामले में सेरोटोनिन की दवाओं के अलावा कोई भी नए केमिकल्स पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ। कई सारे तो ऐसे रिसर्च के प्रपोजल होते थे जिनको कभी शोध के लिए फंडिंग ही नहीं मिली, या उन पर छोटा मोटा अगर कोई शोध हुआ भी तो उसको अप्रूवल ना मिलने की वजह से कभी वो डॉक्टरों तक इलाज पहुंच ही नहीं पाया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। 3 ऐसे कारण बाद में आपको मैं बताऊंगा जो कि हैरान करेंगे कि आखिर फार्मा कंपनियां क्यों इंटरेस्टेड नहीं हैं इन दवाओं को बनाने में। क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ओसीडी पर दवाइयां बननी करीब करीब बंद हो गईं। बावजूद इसके कि कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और रिसेप्टर्स का वैज्ञानिकों को पता है, ब्रेन के अंदर कौन से केमिकल्स मानसिक बीमारियां लाते हैं या उसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में डॉक्टरों को बहुत कुछ पता है, वैज्ञानिकों को भी पता है, पर फिर भी नई दवाएं ओसीडी पर इन्वेस्टिगेट नहीं की गईं। चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओसीडी एक साइकेट्रिक कंडीशन है जिसमें कि ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स होती हैं। ऑब्सेशंस का मतलब है कि मन में आने वाली बहुत सी ऐसी थॉट्स, इमेजेस या कुछ ऐसी इम्पल्सेस जो बार बार आती हैं, ना चाहते हुए भी आती हैं, और जिनको एक्सपीरियंस करके एक पर्सन को बहुत बुरा लगता है, बहुत एंग्जाइटी होती है। ये जो थॉट्स, इमेजेस हैं, ये मन में बनी रहती हैं, अलग अलग टाइम पर आती हैं, और कोई पर्सन कितना भी इनको इग्नोर करे, कितना भी इनको दबाए, इनको न्यूट्रलाइज करे, पर फिर भी वो आती रहती हैं। कंपल्जन्स का मतलब है ऐसे रिपीटेटिव बिहेवियर्स या मेंटल एक्ट जो कि एक पर्सन परफॉर्म करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा आती है इन्हें परफॉर्म करने की, क्योंकि उसके मन में जो ऑब्सेशन है वो उस ऑब्सेशन को कैंसिल करना चाहता है। और ये कंपल्जन्स बहुत सारा समय खा जाती हैं एक पर्सन का। या कई बार कुछ लोग कंपल्जन्स इस तरह से भी करते हैं कि वो अपने बड़े सारे रूल्स बना लेते हैं और उन रूल्स को पूरा फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे कि काउंटिंग रिचुअल्स होते हैं। इनका मकसद यही होता है कंपल्जन्स का कि पर्सन को जो डिस्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी है, उसको कम किया जा सके, या कोई भी अनहोनी घट सकती है अगर, तो उससे बचा जा सके। पहले ओसीडी को एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के तौर पे ही देखा जाता था, पर जो अभी लेटेस्ट DSM-5 आई है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, उसमें ओसीडी को एक अलग एंटिटी के तौर पर देखा गया है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर से इसको अलग रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ओसीडी में एंग्जाइटी नहीं होती, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो दूसरे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनसे ओसीडी को अलग तरह से देखा जाता है। इसी के साथ डायग्नोसिस करते वक्त डॉक्टर ये भी देखते हैं कि पेशेंट्स में अलग अलग लेवल ऑफ इंसाइट होते हैं। अपने बीमारी में, अपने लक्षणों में, अपने मेंटल स्टेट में कितनी इंसाइट एक पेशेंट में होती है, ये भी डिटरमाइन करती है कि पेशेंट के डिसऑर्डर की सीवियरिटी कितनी होगी और पेशेंट का इलाज कैसे किया जाएगा। पिछले करीब 60-70 वर्षों में ओसीडी पर बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो गया है। DSM-1, DSM-2, 3, 4, 5, ये जितना भी एवोल्यूशन हुआ है DSM का, जिसमें कि नए डिसऑर्डर्स ऐड किए गए हैं और जो पुराने डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में समझ इंप्रूव हुई है, इससे पता चलता है कि ओसीडी में वैज्ञानिकों का इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा रहा है। कई सारे शोध हर साल ओसीडी को लेकर पब्लिश होते रहते हैं।
और सबसे ज़्यादा जो शोध हुए थे ओसीडी पर, जिसमें कि उसके इलाज पर भी शोध हुए थे, चाहे वो दवाओं का इलाज हो या चाहे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की बात हो, इन सभी इलाजों पर बहुत सारा शोध 1980 के दशक में शुरू हुआ था और धीरे धीरे ओसीडी पर इन इलाजों के असर देखने के लिए खूब सारा शोध हो चुका है और नए नए इलाज भी बन रहे हैं। पूरे तौर पर देखा जाए कि ये जितने भी शोध हुए, जितना भी अंडरस्टैंडिंग वैज्ञानिकों का बढ़ा, इससे ओसीडी के बारे में डॉक्टरों का ओपिनियन पूरी तरह से बदल चुका है। और बहुत समय तक ऐसा माना जाता था कि ओसीडी के पेशेंट्स कभी ठीक नहीं हो सकते, या ये बीमारी जो है ये सिर्फ सीवियर ही हो जाती है, या इनका किसी भी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता। इस धारणा को बदलने में डॉक्टर सफल हुए हैं और क्योंकि नए नए इलाज बने हैं, उन इलाजों के असर लोगों पर अलग अलग तरह से देखने में आए हैं, इसीलिए कई इलाज कई सारे पेशेंट्स पर पूरी तरह से सफल भी साबित होते हैं। ओसीडी दुनिया में होने वाली मानसिक बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है और इसकी वजह से पेशेंट्स में तो डिसेबिलिटी आ ही जाती है, साथ ही परिवार में भी बहुत सी नकारात्मकता फैल जाती है। पेशेंट अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाता, अपना दिन पूरे जोश के साथ, पूरे मेंटल इनपुट के साथ परफॉर्म नहीं कर पाता और काफ़ी सारा समय उसका सिम्टम्स की वजह से खराब हो जाता है। कहने को तो ओसीडी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, पर फिर भी बहुत सारे पेशेंट्स अपना डायग्नोसिस नहीं लेते क्योंकि वो छुपा देते हैं अपने सिम्टम्स और डॉक्टरों को अप्रोच नहीं करते। तो डॉक्टरों के पास जितने भी पेशेंट आते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि इससे कई ज़्यादा पेशेंट्स एक्चुअल में बाहर सोसाइटी में मौजूद हैं। या तो ये पेशेंट्स कभी इलाज नहीं लेते, या अगर लेते भी हैं तो थोड़ा बहुत ही टाइम के लिए इलाज लेते हैं और खुद ही अपने सिम्टम्स मैनेज करते रहते हैं। और ओसीडी एक ऐसी बीमारी भी है जिसके अगर सिम्टम्स हाइड कर लिए जाएं तो कई सालों तक आसपास के लोगों को भी कभी पता नहीं चलता कि इस पर्सन को ये बीमारी रही है। कई पेशेंट्स अपने इन सिम्टम्स को छिपाने में पूरी तरह से सफल हो भी जाते हैं। 1960 के दशक में ओसीडी के इलाज के लिए क्लोमिप्रामीन पर कुछ शोध हुए। क्लोमिप्रामीन जो कि एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है और बहुत अच्छे असर क्लोमिप्रामीन के ओसीडी पेशेंट्स पर देखे गए। फिर जैसे जैसे एसएसआरआई दवाइयां बनने लगीं तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इन दवाओं का भी ओसीडी पेशेंट्स पर बहुत अच्छा असर आता है और एसएसआरआई से साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आते जो कि क्लोमिप्रामीन से आते थे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ओसीडी पर दवाओं का अच्छा असर आ सकता है। और क्योंकि एसएसआरआई दवाइयों का असर ओसीडी पेशेंट्स पर आया तो डॉक्टरों को यह भी लगा कि ज़रूर ओसीडी पेशेंट्स के ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल में ही इम्बैलेंस होता है, इसी वजह से एसएसआरआई दवाइयां इन पर काम कर जाती हैं। तो बहुत सारा जो न्यूरोबायोलॉजी और न्यूरो इमेजिंग में जो रिसर्च था वो यही देखने पर हुआ कि ब्रेन के किन हिस्सों में सेरोटोनिन के लेवल्स किस तरह से पाए जाते हैं, किन हिस्सों में कम रहते हैं और कौन सी दवा दिमाग के किस हिस्से में पहुंचकर पेशेंट्स के सिम्टम्स दूर कर सकती है। इस पर बड़ा सारा शोध होने लगा जो कि 1990 के दशक से काफ़ी सारा देखने में आया। हालांकि सेरोटोनिन के अलावा कई दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी रोल देखने में आया, जैसे कि डोपामीन, ग्लूटामेट, ऑक्सीटोसिन। इसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया गया है। अभी के जो गाइडलाइंस हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ओसीडी का वो एसएसआरआई दवाइयों से ही किया जाना चाहिए, जिसमें कि फ्लोक्सिटिन की 20 से 80 mg की डोज दे सकते हैं, फ्लोक्सामीन की 50 से 300 mg तक दे सकते हैं, पेरोक्सिटिन की 20 से 60 mg, तो साइटेलोप्राम की 20 से 60 mg दे सकते हैं। तो वहीं एसाइटेलोप्राम की 10 से 20 mg एक दिन में डोज दी जा सकती है। इसी के साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इलाज भी पेशेंट्स को दिया जाना चाहिए। तो ये तो हैं इसके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स। कुछ पेशेंट्स को तो केवल एसएसआरआई दवाइयां दी जा सकती हैं, तो कुछ को सिर्फ सीबीटी दी जा सकती है, तो कुछ पेशेंट्स को दोनों इलाज एक साथ दिए जाने जरूरी हो सकते हैं। जब दवाओं से अच्छा रिस्पॉन्स आने लगे, जो कि अक्सर पहले 2 महीनों में ही देखने में आ जाता है, तो इस दवा को करीब 1 साल तक कंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि लंबे समय तक इलाज दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि 2 महीने में रिस्पॉन्स आ गया उसके बाद 1 या 2 महीने ही डॉक्टर दवा देगा। डॉक्टर 1 सवा साल तक भी दवाइयाँ कंटिन्यू करता है ताकि रिलैप्स के चांस को बचाया जा सके। इतने लंबे समय तक इलाज देने के बाद भी करीब 40 से 60% ओसीडी पेशेंट्स पर एसएसआरआई दवाइयों का कोई खासा असर नहीं आता। मतलब कर कुरा के केवल 40-50% पेशेंट्स ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ओसीडी के इलाज के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके निकाले जाएं। कई बार तो डॉक्टर एसएसआरआई दवा जो दे रहे हैं उसको छुड़ा के एक दूसरा सॉल्ट यूज़ करते हैं या उसके साथ एक दूसरी दवा देते हैं। तो किसी ना किसी तरह से डॉक्टर अच्छा रिजल्ट लाने के लिए 1 से ज़्यादा दवाइयाँ भी दे सकते हैं।
पहला स्टेप अक्सर ऐसे में यही होता है कि एसएसआरआई दवाई जो पहले मिल रही थी उसकी बजाय एक दूसरी एसएसआरआई दवाई दी जाए और करीब 3 से 4 महीने तक ये दूसरी दवा भी चलाई जाए देखने के लिए कि उस दूसरी दवा का असर कितना अच्छा आता है। और अगर कोई भी अच्छा असर ना आ रहा हो, एक दवा बदल दी, दूसरी बदली, फिर एक तीसरी दवा बदली, तो कई डॉक्टर जो टीसीए दवा है क्लोमिप्रामिन उसको भी 3 से 4 महीने तक पेशेंट्स को देकर देखते हैं। शुरुआत में तो एसएसआरआई देंगे, फिर बाद में वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देने का भी प्रयास करेंगे और अगर तब भी अगर असर ना आए तो डॉक्टर एसएसआरआई दवा के साथ क्लोमिप्रामिन को भी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो पहले तो अकेला एक दवाई देंगे, फिर उसके बाद 2 दवाइयां एक साथ देंगे। अगर फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आती तो डॉक्टर एंटीसाइकोटिक दवा दे सकते हैं जैसे कि हेलोपेरिडोल या पीमोजाइड, या फिर सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दवा जैसे कि रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन या क्यूटाइपिन। और तब भी अगर असर ना आ रहा हो तो डॉक्टर 2 एसएसआरआई दवाइयां और एक एसएनआरआई दवाई एक साथ दे सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस डॉक्टर एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे कि वो ओसीडी के सिम्टम्स को कम करने में प्रयास करते रहते हैं। तो जब पेशेंट में इन दवाओं से कोई अच्छा असर नहीं आ रहा होता तो ऐसे में नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स मतलब दवाओं के बिना दिया जाने वाला ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है, जिसमें सबसे पहली चॉइस जो होती है वो साइकोथेरेपी की होती है, जिसमें कि सीबीटी को यूज किया जाता है, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये उन पेशेंट्स को तो देना बेहद जरूरी है जिनको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ओसीडी है या फिर रिफ्रैक्टरी ओसीडी है। इसी के साथ कई पेशेंट्स में जब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो उन्हें ईसीटी भी दी जा सकती है, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक वाली थेरेपी दी जा सकती है। और ये तब तो देना बेहद ज़रूरी है जब पेशेंट में बहुत सा डिप्रेशन हो या सुसाइड का रिस्क बना हो। इसी के साथ 2 और टेक्निक्स हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जिसके रिपीटेटिव सेशंस दिए जाते हैं और इसे शॉर्ट में आरटीएमएस कहा जाता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन दी जा सकती है जिसे शॉर्ट में डीबीएस बोलेंगे, या कुछ रेयर केसेस के अंदर सर्जरी भी की जा सकती है। तो ये तो रहा पूरा इलाज का तरीका जो कि ओसीडी पेशेंट्स पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो तरीके जिससे कि पेशेंट्स का इलाज करना ज़रूरी होता है और डॉक्टर्स कैसे दवा के साथ साइकोथेरेपी का इलाज भी रिकमेंड कर देते हैं। हालांकि बहुत से डॉक्टर दवाइयों पर ही ट्रीटमेंट देते रहते हैं और साइकोथेरेपी रिकमेंड नहीं करते, पर आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो थेरेपी फ्रेंडली हैं, इसलिए वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सही टाइम पर साइकोथेरेपी के लिए रिकमेंड कर देते हैं। या क्योंकि इस ओसीडी पेशेंट्स खुद बहुत जागरूक हो जाते हैं, यूट्यूब से, इंटरनेट से बहुत सारी जानकारियां जुटा लेते हैं, इसलिए वो दवाइयों के अलावा या तो दवाइयां छोड़कर या दवाइयों के साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने की तरफ मोटिवेटेड हो जाते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ओसीडी का जो दवाओं से इलाज है वो कई पेशेंट्स में बहुत सक्सेसफुल होता है, पर जैसे कि दूसरी साइकेट्रिक बीमारियों में होता है, 1/3 से 1/4 पेशेंट ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे पाते हैं इन दवाइयों पर। मतलब 20-30 या ज़्यादा से ज़्यादा 40% पेशेंट्स का ही सफल इलाज हो पाता है इन दवाइयों से। इसलिए ज़रूरी है कि अलग स्ट्रेटजी यूज़ की जाए। वैसे तो वैज्ञानिकों का पूरा जो फोकस है वो इस पर रहता है कि जो सेरोटोनिन के जो दिमाग के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं या जो अलग अलग जगह है, लोकेशन है जहाँ पर सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स मिलते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कैसे कर सकें और ज़्यादा अच्छे से अच्छा इलाज कैसे उन सभी एरियाज पे टारगेट कर सके, इसी पर फोकस होता है। पूरी कोशिश की जा रही है कि दिमाग के अंदर जितने भी सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर टारगेट करने वाली अगर दवाइयां बना लें तो शायद ओसीडी पेशेंट्स केवल सेरोटोनिन की दवाइयों से ही ठीक हो जाएं। पर क्योंकि ओसीडी में दूसरे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि डोपामीन, नॉरेपिनेफ्रिन और ग्लूटामेट, इसलिए वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि केवल सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस करने से ही ओसीडी का सफल इलाज होगा, चाहे हम दिमाग के किसी भी हिस्से में जाएं या कोई भी रिसेप्टर को टारगेट करें। जैसे ओसीडी पेशेंट्स के अंदर कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स के लेवल्स में कमी पाई जाती है जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन केमिकल। और शोधों में देखा गया है कि ऑक्सीटोसिन की काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस होती है ओसीडी के सिम्टम्स में, पर फिर भी इस पर कोई खासा शोध नहीं हुआ कि कैसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से या दवाओं से पेशेंट्स को ठीक किया जा सके, जिस वजह से डॉक्टर भी इस तरह के इलाज को नहीं अपनाते। एक तो बड़ा कारण ये होता है कि क्यों अच्छे इलाज नहीं ढूंढे जा पाते, वो ये है कि ओसीडी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन सबके अंदर अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने में आते हैं। उन सबके बड़े सारे सब टाइप्स होते हैं जिसके बारे में अभी डॉक्टरों को पता ही नहीं है।
ओसीडी की थीम्स के बारे में तो सब डॉक्टर्स जानते हैं, जैसे किसी को क्लीनिंग वॉशिंग का ओसीडी होगा, किसी को रिलीजियस ओसीडी होगा, तो किसी को सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ओसीडी होगा। पर दिमाग के कौन से हिस्से रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से एरियाज में किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी है जिसके बेसिस पर लोगों के अलग अलग सब टाइप बनाए जा सकें, इसके बारे में डॉक्टरों को कुछ नहीं पता। और यही वजह है कि दवाइयाँ भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक सब टाइप का पेशेंट दिमाग में कोई अलग तरह का डिफेक्ट दिखाता हो, वहाँ पर कोई दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स अफेक्टेड होते हो, तो वहीं कोई और टाइप का पेशेंट है, उसके ब्रेन में केवल सेरोटोनिन के ही लेवल्स में एबनॉर्मेलिटी हो। हर तरह का पेशेंट अलग अलग तरह के सिम्टम पैटर्न दिखाता है। किसी को केवल एक ही थीम का ओसीडी होता है, तो किसी को 2 या 2 से ज़्यादा थीम्स का ओसीडी होता है। तो इतने सारे अलग अलग वैरायटी होने की वजह से ट्रीटमेंट्स जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इतना स्पेसिफिक तरह से इलाज बनाना पेशेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट हैरानी की बात तो यह है कि जो SSRI दवाइयाँ दी जाती हैं वो दिमाग में केवल सेरोटोनिन के ही लेवल्स को चेंज नहीं करती, वो कई दूसरे केमिकल के लेवल को भी प्रभावित कर देती हैं। और ये और भी दुविधा देता है डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को। जो भी स्टडीज डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन या ग्लूटामेट के बारे में हुई हैं, उन पर एविडेंस बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। बहुत थोड़ा सा शोध इन पर हुआ है, ना के बराबर स्टडीज हुई हैं। इन स्टडीज को रेप्लिकेट भी नहीं किया जाता, मतलब दोबारा से कोई शोध करता है इस पर फिर से रिसर्च करें किसी टॉपिक पर, ऐसा भी नहीं होता ज़्यादा। तो प्रपोज तो बहुत कुछ किया गया है, पर देखने में आता है कि बहुत से शोधकर्ता इन नए दवाओं और इन नए केमिकल्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कई बार डॉक्टर पेशेंट्स को SSRI के अलावा कुछ दूसरी दवाइयाँ दे देते हैं, और उन डॉक्टरों का ऐसा देखना होता है कि कुछ दूसरी दवाइयों का असर भी OCD पेशेंट्स पर आता है, जिसको कि ऑफ लेवल प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। पर क्योंकि ये FDA अप्रूव्ड नहीं होते ट्रीटमेंट्स, गाइडलाइंस का पार्ट नहीं होते, इसलिए इनका वाइड स्प्रेड, बहुत खुलकर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एंजाइटी के डिसऑर्डर्स में या कई मूड डिसऑर्डर्स में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि ब्यूस्पिरोन, लिथियम सॉल्ट्स या ट्रिप्टोफैन। कई डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट OCD में इन दवाओं का बहुत अच्छा असर आ सकता है, पर इन पर कभी कोई कंट्रोल्ड ट्रायल नहीं हुए हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे केमिकल्स जो कि सेरोटोनिन से रिलेटेड नहीं हैं, उन पर भी शोध होना चाहिए। सिर्फ कुछ एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं, जैसे कि हेलोपेरिडोल, पीमोजाइड, रिस्पेरिडोन, इन पर थोड़ा बहुत भरोसा किए जाने लायक डेटा मौजूद है, पर फिर भी कोई खासा कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि इनको कितना दिया जाना चाहिए, किस किस पेशेंट में दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो अवेलेबल एविडेंस है वो बहुत थोड़ा सा है। इसी के साथ जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जिसमें कि डिवाइस यूज होती हैं, जैसे कि RTMS और DBS, इनके साथ भी यही इशू है। इनकी भी जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत क्लियर नहीं है। एक दिक्कत ये आती है कि क्यों इन दवाओं को या इन इलाजों को डॉक्टर जो है वो अच्छे से यूज नहीं कर पाते। उसका एक रीजन तो है कि बहुत स्पेसिफिक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। फिर जो भी शोध होते हैं वो बहुत ही छोटे सैंपल साइज पर होते हैं, 10, 20, 40 लोगों पर ही शोध कर दिए जाते हैं, या बहुत ही थोड़े से पेशेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि एक्चुअल जो पॉपुलेशन है OCD पेशेंट्स की, उसमें बहुत सी डाइवर्सिटी है, बहुत वैरायटी है। तो हर तरह के पेशेंट पर ये जो दवाओं के या इलाजों के जो इंडिकेशंस हैं वो काम करें, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि OCD वैसे तो कई पेशेंट्स में क्रोनिक होती है, इनफैक्ट मैक्सिमम पेशेंट्स में ये क्रोनिक ही होती है, जिसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है। पर फिर भी जो दवाइयाँ हैं उन पर जो रिसर्च है वो थोड़े टाइम के लिए ही की जाती है। इस वजह से ये जो दवाएं हैं ये लॉन्ग टर्म कैसा असर लाएंगी, इस बारे में भी डॉक्टरों को पक्के तौर पर नहीं पता होता। इसलिए ज़रूरी होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पर रिसर्च किया जाए कि ये जो दवाएं हैं ये कितनी सेफ होंगी, इनकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल्स क्या होंगी, ये भी पता होना ज़रूरी है। कुछ डॉक्टर्स तो ये भी मानते हैं कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जैसे कि क्लोमिप्रामिन, इनको काफ़ी बदनाम किया गया है कि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत आते हैं, बहुत नुकसान करती हैं पेशेंट्स को। जबकि कई डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि SSRI दवाइयों के मुकाबले इतने भी ज़्यादा क्लोमिप्रामिन के साइड इफेक्ट्स नहीं आते, जबकि फिर भी SSRI दवाइयों को ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो शायद ज़्यादा टॉलरेबल होते हैं, बॉडी के अंदर ईजिली मेटाबोलाइज हो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी शोध हुए हैं जिसमें क्लोमिप्रामिन को डायरेक्टली SSRI से कंपेयर किया गया और देखा कि इन दोनों की जो इफेक्टिवनेस है वो एक जैसी है, बराबर है। कोई बड़ा फर्क नहीं कि एक टाइप की दवा दूसरी टाइप की दवा से बेहतर हो, और क्लोमिप्रामिन टॉलरेबल भी अच्छी खासी है। इनफैक्ट एक हैरानी की बात यहाँ ये आती है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो रिसर्च कराती हैं उसमें तो बता देंगे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टॉलरेबल नहीं है, नहीं दी जानी चाहिए, इसका असर अच्छा नहीं आ रहा, साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। जबकि जो रिसर्च फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा फंडेड नहीं होती
उनमें ऐसा देखा जाता है कि एसएसआरआई और ट्राइसाइक्लिक दवाइयाँ एक ही बराबर काम करती हैं। उनमें क्लोमिप्रामिन की इमेज बहुत बुरी नहीं बनाई जाती। एसएसआरआई दवाइयों का जो लॉन्ग टर्म यूज़ है उससे कई बार ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं जिनको डॉक्टर्स कई बार नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे इंसोम्निया, नोजिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस या कई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे कि लिबिडो कम हो जाती है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और एनॉर्गेज्मिया हो सकता है। इसी के साथ कई पेशेंट्स में इमोशनल ब्लंटिंग भी होती है, इमोशंस जैसे कि ख़त्म हो गई ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं पेशेंट। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि क्लोमिप्रामिन के कई फ़ायदे हैं, भले ही इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से शोध नहीं हुआ, इसको बहुत पॉजिटिव लाइट में नहीं दिखाया जाता, पर फिर भी वो कहते हैं कि जब इस दवा को इंजेक्शन के तरह दिया जाता है, खासकर कि उन पेशेंट्स में जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हैं, तो पेशेंट्स की बॉडी जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स कम दिखाती है और ये जो दवा है ये तब ज़्यादा अच्छा असर भी लाती है। जबकि इसी दवा को जब दवा के तौर पे खाया जाएगा, कैप्सूल या टैबलेट के तौर पे लिया जाएगा, तो इससे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो कुछ डॉक्टर कहते हैं कि ये बड़ा अजीब है कि इतना अच्छा एविडेंस होने के बाद भी कि क्लोमिप्रामिन कैसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है पेशेंट्स को, बावजूद इसके एसएसआरआई से कंपेयर करके इसके असर को ना के बराबर शोधों में ही देखा गया है। क्लोमिप्रामिन को साइटैलोप्रैम से भी कंपेयर नहीं किया गया, जबकि साइटैलोप्रैम काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा है ओसीडी में। कई सारे ऐसे पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे ब्यूस्पिरोन, लिथियम सॉल्ट, ट्रिप्टोफैन, एंटी कन्वल्जेंट, पिंडोलॉल, एंटीबायोटिक्स, ट्रेजोडॉन, ऑनडेंसेट्रॉन। ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। कई दूसरी दवाएं जैसे कि कैल्शियम ब्लॉकर्स, इनोसिटॉल, ट्रेमेडॉल, सुमाट्रिप्टेन, साइप्रोहेप्टाडीन, ये भी ऐसी दवाएं हैं जिनको सजेस्ट किया गया है कि ये ओसीडी पेशेंट्स में फ़ायदा दे सकती हैं, पर इन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये दवाइयाँ ऑगमेंटेशन के तौर पर एसएसआरआई दवाइयों के साथ इनको दिया जा सकता है, पर इस पर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए जाते, या जो हुए हैं वो कुछ 20-50 पेशेंट्स पर ही हुए हैं, जबकि ज़रूरी है कि इन पर जो शोध है वो कम से कम 500-700 पेशेंट्स पर किया जाना चाहिए। तो इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा फंड देना, ये अक्सर फंडिंग एजेंसीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कुछ ही ट्रीटमेंट्स पर फोकस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत से दूसरे ट्रीटमेंट्स को वो नेग्लेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि छोटा सैंपल है, असर आ गया दवा का, पर वो इस वजह से नहीं हुआ कि जो दवा है वो इफेक्टिव है, वो इस वजह से हो सकता है कि शायद जो मेथड यूज़ किया है रिसर्च करने का वो बहुत ही ख़राब होगा, इसलिए असर देखने में आ गया। या कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये जो ट्रायल होते हैं ये थोड़े बहुत पेशेंट्स पर किए जाते हैं, किसी दवा का असर देखने में नहीं आया तो उसको कैंसिल कर दिया गया। तो फार्मा कंपनियों ने कहा कि जब थोड़े पेशेंट्स पर ही असर देखने में नहीं आया तो इतने सारे पेशेंट्स, ज़्यादा पेशेंट्स लेकर उन पर शोध क्यों किया जाए। जबकि हो सकता है इसका बिल्कुल उल्टा हो, 50 पेशेंट्स पर अगर असर ना दिख रहा हो, पर अगर 500 पेशेंट्स लिए जाएं स्टडी में तो हो सकता है उन पर असर देखने में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सैंपल ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखा सकता है। पर ये जो बायस होते हैं कि छोटे सैंपल पर असर नहीं आया तो बड़े पर रिसर्च क्या करना, इस वजह से कई बार इन रिसर्चेस में बहुत सारा पैसा नहीं लगाया जाता। जैसे कि ब्यूस्पिरोन और पिंडोलॉल, इन दोनों दवाओं को नेग्लेक्ट किया गया है, जबकि कोई बड़ा कारण दिखाई नहीं देता डॉक्टरों को, जबकि ये ओसीडी में बहुत अच्छा असर ला सकते हैं। कई सारे ऐसे प्रिलिमिनरी क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं जो बताती हैं कि ब्यूस्पिरोन बहुत अच्छा असर ला सकती है ओसीडी में, पर फिर भी इस पर बड़ा ट्रायल नहीं होता। तो क्या कारण है कि इन दवाओं पर रिसर्च नहीं हो रहे, इन दवाओं पर अटेंशन नहीं जा रहा? कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, वो क्या ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से फार्मा कंपनियां इन दवाओं पर रिसर्च नहीं करती। सबसे पहले और सबसे बड़ा, सबसे मेजर कारण होता है कि एसएसआरआई दवाइयाँ इन दवाओं के मुकाबले थोड़ी महंगी होती हैं। इसलिए जब एसएसआरआई दवाइयों पर बहुत सा शोध होगा, और शोध में भी कई लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, बहुत से पैसा लगता है, तो फार्मा कंपनियां ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स पर तो पैसा खर्च कर देती हैं जिनमें की जो दवा है वो भी महंगी बिकेगी, जबकि जो कुछ और दवाइयां हैं वो बहुत ही सस्ती हैं। उन पर अगर बहुत सा पैसा खर्च कर दिया रिसर्च में तो शायद कई सालों तक तो वो पैसा वसूल ही ना हो पाए। तो ये जो प्रॉफिट वाला जो माइंडसेट है फार्मा कंपनियों का, ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से ओसीडी पेशेंट्स पर उन दवाओं के लिए भी शोध नहीं होते जो कि बहुत अच्छा असर ला सकती हैं पेशेंट्स पर। दूसरा कारण है कि जो ये दवाइयां हैं जैसे कि लिथियम सॉल्ट हो गए, वेलप्रोएट हो गई, कार्बामाज़ेपिन हो गई या ट्रेजोडॉन हो गई, ये ऑलरेडी कई दूसरे डिसऑर्डर्स के लिए प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। इन पर काफ़ी सारे गाइडलाइंस भी मौजूद हैं, इंडिकेशंस हैं कि कब दी जानी चाहिए, कितनी दी जानी चाहिए। अब जब एक और नया डिसऑर्डर इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा
तो इन दवाओं को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन आ सकती है, क्योंकि कई बार कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस के मामले में एक ही दवा अगर दी जा रही है तो उसमें कन्फ्यूजन आएगी कि कितनी देनी चाहिए या कितनी नहीं देनी चाहिए, उसके लिए और अलग शोध करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कोशिश किया जाता है कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हों, पर जब एक ही टाइप की दवा कई सारी बीमारियों में दी जाएगी तो भी वहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा एक बड़ा कारण ये है कि ओसीडी के कई सारे पेशेंट्स सिम्टम्स को खुद ही मैनेज कर लेते हैं, या अच्छा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने की वजह से उनके ज़्यादातर लक्षण कम हो जाते हैं, जिसमें कि दवाइयों का कई बार बहुत बड़ा रोल नहीं होता। ये बहुत मानी हुई बात है कि ओसीडी के ज़्यादातर पेशेंट्स जो है वो या तो सिम्टम्स को खुद ही हैंडल करते जाते हैं, या किसी तरह से वो अपने सिम्टम्स को कम कर लेते हैं, या ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिस पे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिस वजह से बहुत से पेशेंट्स को दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं होती। और क्योंकि ओसीडी पेशेंट्स इन सिम्टम्स को हाइड करते रहते हैं, डॉक्टरों के पास भी ज़्यादा नहीं जाते, खुद ही अपना इलाज करते रहते हैं, ये कई सारे ओसीडी पेशेंट्स की मानसिकता होती है। इस वजह से जब पेशेंट डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा, दवा लेने के चांस वैसे ही उसके कम हो गए हैं, तो ऐसे में भी फार्मा कंपनियां उन पेशेंट्स के लिए दवाइयां बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि ओसीडी का जो मेजर मैनेजमेंट है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से भी हो सकता है, मतलब सीबीटी या ईआरपी से हो सकता है। ईआरपी मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो कि सीबीटी का ही पार्ट होता है। जब ईआरपी से ही बहुत सारे पेशेंट्स अपने को ठीक कर लेते हैं और साइकोलॉजिकली ही पेशेंट्स अपने को मैनेज कर लेते हैं, तो फिर इन पेशेंट्स के लिए दवा क्यों बनाना, ये भी फार्मा कंपनियां सोचती हैं। साथ ही बहुत से ओसीडी पेशेंट्स चाहते हैं कि वो अपने को नेचुरली ठीक करें, वो वैसे भी दवाइयों को लेने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते, जबकि कई दूसरे पेशेंट्स दवाइयों पर अच्छा खासा निर्भर हो जाते हैं और वो दवाइयों से मैनेज भी हो जाते हैं। जैसे कि स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर पेशेंट्स अगर लंबे समय तक दवाइयाँ लेते रहें तो उनके सिम्टम्स कम हो जाएंगे, जबकि ओसीडी के मामले में अगर पेशेंट दवाइयाँ लेता भी रहे तो भी उसके सिम्टम्स कई बार बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब सिम्टम्स में उतार चढ़ाव दवा लेने के बाद भी आएंगे तो बहुत से पेशेंट दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं, या वो नहीं चाहते कि वो दवाइयों पर ही निर्भर रहें। तो ऐसे में भी वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इन सब वजहों से, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट बहुत हाई है ओसीडी के मामले में, इसलिए भी फार्मा कंपनियां दवाइयां बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। तो ये मेन 3-4 कारण हैं जिस वजह से फार्मा कंपनियां ओसीडी के लिए आज के टाइम में बहुत दवाइयां नहीं बना रही हैं। डिप्रेशन पर, स्किज़ोफ्रीनिया पर बहुत सारा शोध हो रहा है और उन पर बहुत नई नई दवाइयाँ खोजी जा रही हैं, पर ओसीडी के मामले में नई दवाइयाँ खोजने में ज़्यादातर वैज्ञानिक इंटरेस्टेड ही नहीं है। पर फिर भी छोटा मोटा शोध हो रहा है कुछ दूसरे केमिकल्स पर, जैसे ग्लूटामेट के सिस्टम पर बहुत सारा काम हो रहा है। ग्लूटामेट भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसमें कुछ दवाइयाँ बन रही हैं, जैसे कि रिलुजोल, मेमेंटीन, N-एसिटाइलसिस्टीन। इन पर बहुत अच्छा शोध होता जा रहा है हर साल। हालांकि कोई कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं है, पर फिर भी इनकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छे से देखी गई है। जैसे N-एसिटाइलसिस्टीन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दवा हो सकती है और ये महंगी भी नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते, और ये ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकती है। पर फिर भी ओसीडी में ये कितना फ़ायदा दे सकती है, इस पर बहुत थोड़ा सा एविडेंस अभी मौजूद है। इन सब केमिकल्स पर, ये जो ग्लूटामेट या कुछ दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के सिस्टम हैं, इन पर अगर शोध हो भी जाए तो भी वो थोड़े समय के लिए होंगे, या जो शोध हुए हैं वो थोड़े समय के लिए हुए हैं। पर क्योंकि ओसीडी बहुत क्रोनिक कंडीशन होती है, इसलिए ज़रूरी है कि इस पर जो शोध किए जाएं वो लंबे समय तक किए जाएं। पर ऐसी स्टडीज़ करने के लिए जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को लिया जाएगा, कई सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में और अलग अलग क्लिनिक्स पर किया जाएगा, अलग अलग तरीके से डेटा इकट्ठा किया जाएगा, और उन पेशेंट्स पर किया जाएगा जिनमें कि SSRI, SNRI या TCA दवाइयाँ काम नहीं कर रही। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है फार्मा कंपनियों के लिए कन्विंस हो पाना, राजी हो पाना कि ऐसे कंडीशन पर और इस तरह के पेशेंट्स पर दवाइयां बनाई जाएं या फिर उन पर बहुत सा शोध किया जाए। तो अक्सर ये फार्मा कंपनियां हेजिटेंट रहती हैं, हिचकती हैं। उनको लगता है कि इतनी क्रोनिक प्रॉब्लम है, बहुत सारा तो असर वैसे भी नहीं आ रहा दवाइयों का, तो फिर इतना दवाइयों पर पैसा क्यों खर्च करना। हाल ही के कुछ वर्षों में कई सारे देशों में रिसेशन आ रहा है, जिस वजह से मेंटल हेल्थ के एरिया में बहुत सारी फंडिंग नहीं हो पा रही है। रिसर्च जो है वो दवाइयों के मामले में थोड़ा कम हुआ है। फार्मा कंपनियां कुछ ही बीमारियों में रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और क्योंकि ये रिसर्चेज डेवलप्ड नेशंस में होती हैं, मतलब अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान,
जहाँ पर पेशेंट्स भी लिमिटेड होते हैं। जबकि अगर डेवलपिंग नेशंस की बात किया जाए, जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कुछ अफ्रीका के देश, जहाँ पॉपुलेशन तो बहुत है ओसीडी पेशेंट्स की, पर यहाँ पर क्वालिटी रिसर्च हो नहीं पाता। इस वजह से भी ओसीडी को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही डॉक्टरों का भी ओसीडी के इलाज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। वो भी पेशेंट्स को थेरेपी के लिए रिकमेंड कर देते हैं, या उनको भी पता रहता है कि पेशेंट्स जो है थोड़ा टाइम ही मेडिसिन लेंगे, उसके बाद तो थेरेपी ही ले लेंगे। इस वजह से भी बहुत सारा जो रुझान है वो दवाइयों को बनाने में नहीं जा पाता। जब फार्मा कंपनियां डॉक्टरों के भी सर्वे करती हैं तो वो देखती हैं कि भाई पेशेंट्स तो या तो दवाइयां छोड़ देते हैं या फिर वो साइकोथेरेपी ले लेते हैं। तो ये रहे सारे कारण, ये रहे सारे छिपे हुए फैक्ट्स कि क्यों ओसीडी के दवाओं वाले इलाज पर रिसर्च अब कम होता जा रहा है। हालांकि बहुत सी उम्मीदें तो बाकी हैं, आगे कुछ नई दवाइयां बन सकती हैं, पर फिर भी कह नहीं सकते कि कितना ज़्यादा ओसीडी के इलाज पर शोध किया जाएगा। और अगर बहुत कम किया जाएगा तो ऐसे में ज़रूरी है कि पेशेंट्स जो हैं वो साइकोथेरेपी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। दवाओं पर अपनी निर्भरता रखने की बजाय ज़रूरी है कि दवाओं के साथ साइकोथेरेपी ज़रूर लें। कुछ पेशेंट्स दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं, उनके लिए तो साइकोथेरेपी लेना बेहद ज़रूरी है। पर वहीं कुछ लोग हैं जो दवाइयों के साथ ही थेरेपी लेना चाहते हैं, तो वे भी थेरेपी ज़रूर लें। कई पेशेंट्स कहते हैं कि दवाइयाँ लेने से कुछ तो असर उनको आ ही जाता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन तो कम हो ही जाता है। तो ऐसे लोगों को तो दवाइयाँ ले लेनी चाहिए। जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं वो तो दवाइयाँ लेते ही हैं। पर साइकोथेरेपी को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही एक ऐसा इलाज है जिसको कि अगर अच्छे से एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, अच्छे से अगर इसको सीख लिया जाए, तो मैक्सिमम पेशेंट्स को बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सकता है ओसीडी से। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ओसीडी में बहुत ही असरदार देखे गए हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को और लोगों से शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।